हेलो, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे इंडियन रेलवेज़ में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का क्या प्रोसेस होता है। मेरी एक लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था एक स्टूडेंट का कि सर कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल बहुत टफ होता है, कुछ कहते हैं कि बहुत ईज़ी होता है। उन्हें एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल पा रहा है कि एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और जो मेडिकल प्रोसेस है वो होता कैसे है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों का ही प्रोसेस डिटेल में बताने वाला हूँ और ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आरआरबी का 2 से 3 बार मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेस किया है, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बता सकता हूँ। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल की ग्रोथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आता है और आरआरबी में जितनी पोस्ट होती हैं उतने ही स्टूडेंट को पास कर दिया जाता है। किसी आरआरबी में ज़्यादा पोस्ट होती हैं, किसी आरआरबी में कम पोस्ट होती हैं। तो जिन आरआरबी में 150 के आसपास पोस्ट होती हैं तो उन सभी कैंडिडेट को एक साथ बुला लिया जाता है और डॉक्यूमेंट और मेडिकल का प्रोसेस करवा लिया जाता है। लेकिन ऐसे जोन जहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो उन स्टूडेंट को एक बैच में बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए, और उसके लिए आप लोगों को डेट दी जाती है कि इन कैंडिडेट का इस डेट को और इस लोकेशन पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो अपन इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले आपको 10th की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों की आवश्यकता होगी। उसके बाद 12th की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों की आवश्यकता होगी। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन ग्रेजुएशन लेवल पे होता है तो उन्हें ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी है, साथ में आपकी जो फाइनल डिग्री आती है वो लेके जानी है। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ओरिजिनल लेके जाने हैं और इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 से 3 फोटोकॉपी और 5 से 6 आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो लेके जानी है। सो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो सभी लोगों को पता है कि कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो एग्जाम में लेके जाने होते हैं। मेन बात ये है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का जो भी कट ऑफ डेट दी थी उससे पहले रिजल्ट आ चुका है और उसके पास डिग्री नहीं है, तो ऐसा स्टूडेंट क्या करे। तो ऐसा स्टूडेंट अगर डिग्री नहीं है तो अपने कॉलेज से प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आ सकता है, वो वैलिड रहेगी। और ऐसे स्टूडेंट जिनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं है और फाइनल डिग्री भी नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट जितने भी सेमेस्टर की आपकी पुरानी मार्कशीट है वो, और साथ में जो फाइनल रिजल्ट आया उसके साथ जो नेट पे आपको जो भी कॉपी मिलती है उसकी फ़ोटोकॉपी ला सकते हैं। और कॉलेज से एक अंडरटेकिंग लिखवा के आपको लाना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट है हमारी कॉलेज का और इसने ये इस ईयर के अंदर एग्ज़ाम पास कर लिया है और इसकी जल्द ही हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री जारी कर देंगे, तो वो भी आपकी वैलिड रहेगी। और जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे उसके बाद आप लोगों को उसकी ओरिजिनल कॉपी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो आप लोगों को यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये डिग्री नहीं है तो मैं सिलेक्शन से बाहर हो जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सिलेक्शन से बाहर नहीं होंगे, आप लोगों को एक मौका दिया जाएगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए। साथ में आप लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम पे जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो भी आप लोगों को लेके जाना है। और जितने भी आपके एडमिट कार्ड थे, जैसे आपने प्री एग्जाम दिया, मेंस दिया, उसके बाद टाइपिंग या साइको दिया, तो वहाँ पे इन्विजिलेटर आपको एक उस एडमिट कार्ड के ऊपर सील लगा के देते हैं, तो वो एडमिट कार्ड भी आप लोगों को संभाल के रखने होते हैं। वहाँ पे भी कई बार कई जोन के अंदर मांग लिया जाता है कि जब आप एग्ज़ाम देने गए थे तो वो जो एडमिट कार्ड है वो हमें प्रोवाइड करवाइए। और एक मेजर इशू और आता है, जैसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उस टाइम पे काफ़ी मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि आपका मदर का और फादर का दोनों का नेम आपने सेम रख दिया, या फिर आपके कुछ आधार या पैन का मार्कशीट से आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना है। तो ऐसे केस में भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला पैनल होगा वो आपको टाइम देगा कि आप एक अंडरटेकिंग बनवा के ले आइए। तो इसके लिए जहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो आप बाहर कोई भी नोटरी की शॉप आपको मिलेगी, वहाँ से आप अंडरटेकिंग बनवा के लेके आ सकते हैं कि ये मेरा नेम है और गलती से ये डेटा मेरे से गलत अपडेट हो गया था, इसके अंदर इन फ्यूचर जो भी होगा तो उसके लिए ज़िम्मेदार मैं रहूँगा और जो भी मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सही है। तो इस टाइप से एक अंडरटेकिंग बनेगा और बाकी जो भी फॉर्मेट रहेगा तो वो जहाँ पे जो पैनल बैठा रहेगा वो बता देगा, या फिर आप नोटरी की शॉप पे जाएंगे तो नोटरी वाला आपको बता देगा कि आप मुझे आपकी ये इन्फॉर्मेशन दे दो और स्टैम्प पेपर पे मैं आपकी अंडरटेकिंग बना देता हूँ। तो 200, 300, 400 या जितने भी पैसे लगेंगे वो स्टैंपिंग के वगैरह के पैसे लगेंगे और वो अंडरटेकिंग आप वहाँ पे सबमिट करवा दो, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे ही जो पैनल बैठा रहता है वो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेगा, उसके बाद 1 बाय 1 करके जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं, जहाँ पे जो डायरेक्टर या फिर जो भी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे उनके पास आप लोगों को 1 बाय 1 ले जाया जाता है और वो भी एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं और आपके जो भी एक फॉर्मेट होता है उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं और फाइनली उनके अप्रूवल के बाद आप लोगों को 1 बाय 1 मेडिकल के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें
जो मेजर चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, एक तो आपको सारी मार्कशीट लानी है और आपका जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, वो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास जो फॉर्मेट दे रखा है इंडियन रेलवेज़ ने, जैसे सेंट्रल का जो फॉर्मेट दे रखा है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो कट ऑफ डेट है सर्टिफिकेट बनवाने की, वो भी वही होनी चाहिए जो नोटिफिकेशन में दे रखी थी उससे पहले का। अगर आप लोगों के पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बाद का है, तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा और जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे उस टाइम पे आप लोगों को नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के डिपार्टमेंट को देना है। तो यहाँ भी आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पहले का है या पुराना है। बस ध्यान ये रखना है जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ऑथेंटिक होने चाहिए। अब डिस्कशन करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट स्टूडेंट को रहता है, मेडिकल। तो मेडिकल के लिए 1 बाय 1 स्टूडेंट को बुलाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों की 24 रुपये की स्लिप कटेगी। स्लिप कटने के बाद उसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन भर दी जाएगी, आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह है और आपके रोल नंबर वगैरह वो भर दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को रिकमेंड किया जाएगा कि आपको कौन सी डिवीज़न में मेडिकल के लिए जाना है। जैसे एनडब्ल्यूआर में अलग अलग डिवीज़न है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या अजमेर। तो स्टूडेंट को बैच वाइज अलग अलग डिवीज़न के डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आँखों वाले स्टूडेंट को। तो जिन स्टूडेंट के चश्मा चढ़ी हुई है उनके लिए मेडिकल में 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। और जिन स्टूडेंट की आंखें बिल्कुल सही हैं तो उन्हें सेम डे भी मेडिकल करवा के उन्हें फ्री कर दिया जाता है। तो जैसे ही आप मेडिकल के लिए डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप लोगों का ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल ले लिया जाता है और आपको टाइम बता दिया जाता है कि इस टाइम के आसपास आके आप लोग अपना जो भी टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो कलेक्ट कर लेना। उसके बाद रेलवेज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे से जिसकी जांच की जाती है वो है आप लोगों की आँखें। और सबसे ज़्यादा कमेंट भी वीडियो पे यही आते हैं कि सर मेरी आँखें इतनी हैं, मेरी आँखें इस कैटेगरी की हैं, मेरा इतने का लेंस चढ़ा हुआ है, तो मैं मेडिकल में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इसका मैं आपको लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी से बता देता हूँ। सो जिन स्टूडेंट के चश्मा वगैरह नहीं चढ़ा हुआ तो उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्हें सेम डे मेडिकल करा के फ्री कर दिया जाता है कि आप लोग घर जा सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट के चश्मा चढ़ा हुआ है उन्हें 2 या 3 दिन वहाँ पे रखते हैं और आपको बाहर से भी बोला जा सकता है कि आप अपनी आंखों की जो भी रिपोर्ट्स है वो बाहर जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ से करवा के लेके आइए। और उसके बाद रेलवे के अंदर भी आपकी अच्छे से जांच की जाती है कि आपने आंखों में लेज़र वगैरह तो नहीं करवा रखा है, वो सब अच्छे से जांच आपकी की जाती है। सो स्टूडेंट आपके आसपास जो भी लैब वगैरह होगी वहाँ पे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी आइज़ किस कैटेगरी की हैं। तो अगर आप लोग बिल्कुल फिट हैं तो जिस कैटेगरी के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था और उस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इजीली वो रिकमेंड कर देते हैं। और जिस कैंडिडेट ने मान लीजिए कि टाइपिंग पोस्ट भरी है और उसे C2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए तो उसे आइज़ के लिए C2 कैटेगरी रिकमेंड कर दी जाती है। भले ही उसकी आंखें A1 की हो लेकिन रिकमेंड उसे C2 के लिए ही किया जाएगा। क्योंकि जब आपको एक जो 24 रुपये का मेमो कटवाते हैं उसके अंदर पहले लिख दिया जाता है कि ये कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और इसकी आई साइट इतनी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको रिकमेंड कर दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगने वाला है वो आपकी आंखों की जांच में लगने वाला है, क्योंकि सबसे पहले आपकी आंखों में तो ड्रॉप डाल दी जाती है, फिर आपको 1-2 घंटे के लिए बोला जाता है कि आप आंख बंद करके बैठे रहो। उसके बाद आपकी आंखें वगैरह चेक की जाती हैं और देन आपको एक डार्क रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पे अलग अलग टाइप की रेड, ग्रीन, येलो लाइट्स होती हैं, तो उनको बारी बारी से जलाया जाता है और पूछा जाता है कि कौन से कलर की ये जो लाइट है वो जल रही है। और उसके बाद एक सी सेक्शन टेस्ट होता है। वहाँ पे एक लाइट लगी रहती है और लाइट के सामने एक ऐसे सी टाइप का एक प्लेट लगी होती है और उस प्लेट की डायरेक्शन डिफरेंट तरीके से बदली जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये लेफ्ट में है या फिर अप साइड में है या फिर राइट साइड में है। और आपकी एक आंख को ऐसे बंद कर दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि अभी इस जो सी सेक्शन है इसकी डायरेक्शन किधर है। फिर दूसरी आंख को बंद करके पूछा जाएगा कि जो सी सेक्शन है इसकी डायरेक्शन किस साइड में है। और आइस टेस्ट के लिए आप जैसे कॉमन टेस्ट होता है, एक बुक होती है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं और उसके अंदर नंबर जैसे 7-8 ऐसे नंबर लिखे होते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से कलर का है और क्या नंबर लिखा हुआ है। वो एक नॉर्मल सा टेस्ट है तो उसे भी आप पास कर लेंगे। और जैसे अपन बचपन में खेलते थे कि जो मेज बना होता था कि ये रास्ता किधर से आ रहा है, तो आपको हाथ लगा के पूछा जाएगा कि ये रास्ता किधर आ रहा है, तो आपको हाथ लगा के उस बुक के अंदर रास्ता बताना है कि यहाँ से शुरू हुआ और ये रास्ता इधर इधर आ रहा है। तो वो सब नॉर्मल टेस्ट हैं, वहाँ पे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं मेडिकल देने गया था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, वहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी नर्वस हो रहे थे, तो उन्हें बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स रहना है। अगर आपकी बार बार बीपी की प्रॉब्लम आएगी तो डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि बाहर जाओ, रिलैक्स होके आओ, फिर आपको 1 घंटे बाद बुलाया जाएगा आपको। अगर फिर भी सेम आप नर्वस रहते हैं और आपका बीपी अप या डाउन रहता है तो बाद में आपको वापस बोला जाएगा कि आप बाहर जाओ और 2-4 घंटे आपके ख़राब होंगे। और फिर भी आप नॉर्मल नहीं होते हैं और आपकी सिचुएशन सेम रहती है तो आपको बोला जाएगा कि नेक्स्ट डे आओ।
इससे नुकसान ये नहीं हो रहा कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। दिक्कत ये होने वाली है कि आपका टाइम खराब होगा। जहाँ पे आपका मेडिकल एक दिन में हो सकता था, उसके लिए आपको दूसरे दिन बुला लिया जाएगा। सो मेडिकल के दौरान आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई जगह जो मेडिकल स्टाफ होता है काफ़ी सपोर्टिव होता है, लेकिन कई जगह पे आपको डाँट भी खानी पड़ सकती है। इस कारण से जो नया-नया स्टूडेंट होता है तो वो नर्वस हो जाता है। तो आपको नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने इतनी अच्छी मेहनत की है तो बिल्कुल रिलैक्स होके मस्त होके जाना है। आई टेस्ट होने के बाद होता है आपका बॉडी चेकअप कि आपके हाथ वगैरह बैंड नहीं है, आपका फ्लैट फुट तो नहीं है, कोई फिंगर वगैरह में आपकी दिक्कत तो नहीं है। तो इसके लिए आपको जैसे कि आप डॉक्टर के सामने जाएँगे तो वहाँ पे आपके सारे कपड़े उतरवा लिए जाते हैं। आपका हाइट वेट वगैरह किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों से वो जंप करने के लिए भी बोल सकता है, या अपन उठक-बैठक बोलते हैं, वो लगाने के लिए बोल सकता है। और आपको बोलेगा पीछे मुड़ो, मुड़ने के बाद आपको झुकने के बाद खाँसने के लिए बोल सकता है। एक्चुअली ये चीज़ें पाइल्स वगैरह चेक करने के लिए डॉक्टर बोलता है कि आप झुक के खाँसें। तो ये चीज़ें आपकी चेकअप होती हैं। आपको उठक-बैठक लगाने के लिए बोला जाता है, ताकि वो चेक कर सके डॉक्टर कि आपके फ्लैट फुट तो नहीं है या फिर नोकनी वगैरह तो नहीं है। तो वो बिल्कुल उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर बिल्कुल नॉर्मली चेकअप करता है। जैसे आर्मी वगैरह में आपके सारे बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं, उनको चेक करके देखा जाता है, एंगल वगैरह आपके हाथों वगैरह के देखे जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऊपर-ऊपर से डॉक्टर आपका चेक करेगा कि हाँ, बस ठीक है, बॉडी में कुछ आपका कोई टाँग वगैरह टूटा हुआ तो नहीं है, हाथ वगैरह बैंड तो नहीं है। तो इस हिसाब से आपको नॉर्मली डॉक्टर के द्वारा चेक किया जाता है। 1-2 स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर जो अपने टेस्टिस होते हैं, जिसे अंडकोश बोलते हैं, उन्हें भी डॉक्टर के द्वारा चेक करके देखा जाता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने 2-3 बार मेडिकल दे लिया, तो वहाँ पे फिज़िकली डॉक्टर टच करके नहीं देखता है। वो दूर से ही आपको जैसे कि 5-10 फीट की जो डिस्टेंस होती है, वहीं से आपको ऑब्ज़र्व करता है कि सारी आपका बॉडी स्ट्रक्चर है और जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो ठीक है क्या? और इस मेडिकल प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिन स्टूडेंट के स्पेक्स नहीं चढ़े हुए हैं, चश्मा नहीं चढ़ी हुई है, तो उन्हें 1 दिन के अंदर फ्री कर दिया जाता है। और जिन स्टूडेंट के चश्मा चढ़ी हुई है, तो उन्हें 2 दिन या फिर 3 दिन भी लगा दिए जाते हैं। और जिनका बीपी भी ऊपर-नीचे होता है, तो उन्हें भी सेकंड डे बुलाया जाएगा, तो उन्हें भी 2 दिन मेडिकल में लग सकते हैं। सो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मेडिकल प्रोसेस होता है, वो बिल्कुल ईज़ी होता है। क्योंकि कई यूट्यूब चैनल मैंने देखे हैं, वहाँ पे डराया जा रहा है कि इतना हार्ड होता है, नौकरी से बाहर कर देंगे, मतलब रिकमेंड ही नहीं किया जाता है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पोस्ट हैं जैसे कि लोको पायलट वगैरह हो गया, या फिर स्टेशन मास्टर वगैरह, यहाँ पे आँखों को बहुत ही स्ट्रिक्टली देखा जाता है। तो मेन चीज़ है, आप लोगों को आँखों का ध्यान रखना है। और बीपी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा नमक कम खाइए, और स्ट्रेस नहीं लेना है। और जो भी नॉर्मल वॉक वगैरह है, जॉगिंग वगैरह है, वो शुरू कर सकते हैं, हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आँखों के लिए आप योगा कर सकते हैं, या फिर जो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जैसे अभी गर्मी के टाइम में गाजर वगैरह तो नहीं है, तो आंवला वगैरह और कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत आँखों में इंप्रूवमेंट हो सकता है। और मेडिकल में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि फाइनल में पास हुआ या फेल हुआ। जब आपका पूरा मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो जो भी डॉक्टर होते हैं या फिर कोई अटेंडेंट होते हैं, वो आपको बता देते हैं कि आप रिलैक्स रहो, आप बिल्कुल पास हो। तो उसके बाद आप और रिलैक्स हो जाएँगे कि हाँ, अब मेरा सिलेक्शन पक्का है। तो मेडिकल के लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। यूरिन टेस्ट करवाया जाता है, ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, आपका ईसीजी होगा, एक्स-रे होगा, वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं। सो ये था मेडिकल का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो आरआरबीज़ के अंदर होता है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं सभी आपके कमेंट्स का पर्सनली जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।